वेलकम बैक टू द माय चैनल। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स दिया। कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, इन सब का जो है इंट्रोडक्शन दिया। इससे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को उसमें अकाउंटिंग प्रोसेस बताया कि कैसे हम लोग, जो हमारा मेन मोटिव होता है वो तो फर्म की फाइनेंशियल कंडीशन का पता करना होता है कि हमारे फर्म में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, हमारे फर्म में कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। इन सारी चीजों को पता करने के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनता है एंड ऑफ द ईयर। लेकिन एंड ऑफ द ईयर डायरेक्ट हम अकाउंट नहीं मेंटेन कर सकते हैं। हम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर से ट्रांजैक्शंस को किसी ना किसी फॉर्म में नोट करते रहते हैं। जैसे पहले तो हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एक नोट कर लेते हैं कि हाँ भाई किसको हमने कितना सामान बेचा, वो हम पर डे बेसिस पे करते रहते हैं कि हाँ पर डे का जैसे भी हम कोई सामान बेचते हैं तुरंत उसकी हम एंट्री कर लेते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट रफली कॉपी में नोट करते चलते हैं, कुछ लोग बिलिंग करते चलते हैं। वैसे जो प्रॉपर एक अच्छा अकाउंट मेंटेन करते हैं वो कोई भी सामान बेचते हैं तो वो तुरंत जो है बिल बनाते हैं उसका, कोई भी एक्सपेंस करते हैं तुरंत उसका बिल बनाते हैं, कोई भी इनकम होती है उसको तुरंत उसका बिलिंग होता है, और किसी से सामान खरीदते हैं तो उसकी बिलिंग, मतलब प्रॉपर उनके पास जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नोट होते हैं वो एक बिल के फॉर्म में होते हैं। उन बिल से हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बिना बिल्स के अगर हमारे पास डेटा ही नहीं है कि हमने साल में कितना सामान बेचा, कितना खरीदा, क्या एक्सपेंस है, क्या इनकम है, तो बिना इसके आप एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकते, अपना एक फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं कर सकते, आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन का पता लगा नहीं सकते, एसेट्स नहीं पता कर सकते, लायबिलिटीज एक्यूरेट नहीं पता कर सकते अगर आपका डेटा नहीं होगा। तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को नोट हम लोग करते हैं ना, जो बिलिंग के फॉर्म में या कॉपी में नोट करना, ये हम डाटा हमारे लिए जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये डेटा जो हमारे लिए होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना इसके हम लोग फाइनेंशियल कंडीशन को एक फ्रेश फेस में नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नोट करते हैं। उसका जो हमारा दूसरा प्रोसेस होता है वो जनरल एंट्री होता है। जनरल एंट्री हमारी अकाउंटेंसी का पहला ऐसा स्टेप है जहां पर हम लोग अकाउंटेंसी के रूल का यूज करते हैं, अकाउंटिंग के रूल का यूज करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अकाउंट्स 3 टाइप के होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज वहां जाकर नोट करिएगा, और हो सकता है अभी आपको इस वीडियो में भी नीचे शो हो रहा हो कि रूल्स ऑफ अकाउंट, इसको रूल्स ऑफ अकाउंट कहते हैं, इसको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, इसको जो है जनरल एंट्रीज के रूल कहते हैं। इसमें अकाउंट्स को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है पर्सनल अकाउंट, जिस पर्सन के रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन होगा तो वहां पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। जैसे हमने किसी पर्सन को कोई पैसा दिया है, कोई गुड्स दिया है, या किसी पर्सन से कोई पैसे लिए हैं या गुड्स लिए हैं, तो पर्सन से रिलेटेड जब कोई ट्रांजैक्शन होगा वहां पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, पेड द गिवर। तो रियल अकाउंट, अगर हमारे पास से कोई गुड्स या कोई एसेट्स आ रहा है या जा रहा है तो वो रियल अकाउंट का रूल लगेगा। उसमें रूल है डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। अगर हमारी कोई इनकम और एक्सपेंस है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस है, तो उसके लिए नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, जिसमें रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये जनरल एंट्री के 3 रूल कह लिए, गोल्डन रूल्स कह लिए, अकाउंटिंग रूल कह लिए। ये 3 रूल अगर आपको अच्छे से याद होंगे, बेटर तरीके, मतलब इतने अच्छे तरीके से याद हो कि अचानक कोई अगर आपसे पूछे कि अकाउंट्स कितने टाइप के हैं तो आप बताइए 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। सीरियल से पर्सनल, रियल और नॉमिनल। फिर इसमें आप बताइए कि पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, पेड द गिवर। रियल का रूल है डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। और नॉमिनल का रूल है ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। तो जब तक आपको ये रूल अच्छे से नहीं याद होगा तब तक फिर आप रूल को अप्लाई नहीं कर पाओगे। जैसे हम लोग को बचपन में टेबल लर्न कराया जाता है ना, जब टेबल लर्न कराया जाता है तो इनटू और मल्टीप्लाई करना ये सब हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। इजी कैसे हो जाता है? अब भाई ऐसे एकदम हम लोग छोटे बच्चे रहते हैं तो 7 into 8 हम इंटू करके निकालते हैं, लेकिन वही हमें टेबल याद होती ना तो 7 8 जा क्या होगा या 8 7 जा क्या होगा याद होता है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। तो जैसा टेबल जरूरी होता है ना मैथ्स में, एक शॉर्ट कैलकुलेशन के लिए बहुत से रूल और रेगुलेशंस याद होते हैं ना कि फॉर्मूले लगाना है, इससे हमारा ये आंसर आ जाएगा। वैसे ही अकाउंटिंग में हमें ये 3 रूल याद होने चाहिए। अगर ये 3 रूल याद होंगे तभी हम आगे के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। अगर आपको ये 3 रूल याद नहीं हो तो प्लीज वीडियो को रोक दीजिए, इन तीनों रूल को याद कर लीजिए, 2-3 बार 4 बार सीरियल से याद करिए कि हाँ पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। सीरियल से, ये नहीं आगे पीछे करिए। पर्सनल अकाउंट का रूल याद करिए, डेबिट द रिसीवर, पेड द गिवर। रियल का याद करिए, नॉमिनल का याद करिए। जब ये याद हो जाए, कोई आपके घर में हो उसको सुना लीजिए, खुद से ही सुन लीजिए कि आप सही सुना रहे हैं नहीं सुना रहे, नोट कर लीजिए। जब तक ये रूल परफेक्ट ना हो जाए प्लीज इस वीडियो को आगे मत देखिए। जनरल एंट्री के रूल आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आपको जनरल एंट्री अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए, अगर आपको नहीं आता तो वीडियो को रोक दीजिए, और अगर याद हो गया तो चलिए आगे देखते हैं। जनरल एंट्रीज को मैंने यहाँ पे कुछ पार्ट में बांट रखा है कि आपको ये जनरल एंट्री पढ़नी है। बाकी कुछ बहुत से ऐसे जनरल एंट्रीज हैं जो इसके अलावा भी आएंगी। जैसे पहली जनरल एंट्री हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस को स्टार्ट करने की। भाई हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। बिजनेस को कैसे स्टार्ट करेंगे? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें किसी चीज का बिजनेस करना है। सपोज दैट हमको जो है
जनरल स्टोर का बिजनेस करना है, तो जनरल स्टोर का बिजनेस करने के लिए हमारी कोई शॉप होगी, वो शॉप हमारी होगी, तो एक तरीके से हमने शॉप इन्वेस्ट किया, अगर रेंट पे लिया तो वो एक्सपेंस में जाएगा। अगर हमारी खुद की शॉप है तो हमारी एसेट्स में इंक्लूड होगी। एसेट्स और लायबिलिटीज को इन शॉर्ट में बता देता हूँ, कोई भी कुछ भी ऐसा जिससे हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, अपने बिजनेस को चला रहे हैं, कुछ भी ऐसा जिसको इन द फ्यूचर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ऐसा है ना कि किसी एक चीज को डिफाइन करने के कोई लिमिटेशंस नहीं है, हर आदमी अलग अलग तरीके से डिफाइन करता है। मे बी आपके कोई और टीचर या कहीं आप और पढ़ेंगे तो वो कुछ और बताएंगे, कोई एकदम बुक का बताएगा, कोई कुछ अपना बताएगा। तो ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। एसेट्स को आप कैसे पहचानिए, कुछ भी ऐसा जो आपकी बिजनेस करने में आपकी हेल्प कर रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने में आपकी हेल्प कर रहा है, या कुछ भी ऐसा जिसको इन द फ्यूचर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब चाहें तो उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे आप पैसे रिसीव कर सकते हैं उसको बेच वेच करके, तो ये आपकी एसेट्स होती है। जैसे एक जनरल स्टोर की दुकान करने वाले, अगर उसकी बिल्डिंग खुद की है, उसकी वो शॉप खुद की है, तो वो उसकी एसेट्स हो गई। उसमें वो फर्नीचर लगाएगा, वो फर्नीचर उसका क्या हो गया, एसेट्स हो गया। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ ब्रेक करके दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। जैसे हम सभी लोग फोटोकॉपी कराने आते हैं ना, तो फोटोकॉपी करने वाला जो फोटोकॉपी मशीन रखता है ना, वो उसकी एसेट्स है, वो उसी मशीन से प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ऐसे हम जूस वगैरह पीने जाते हैं ना, तो गन्ने का जो रस बेचते हैं, उनकी जो गन्ने का रस निकालने वाली मशीन होती है, वो उनकी क्या होगी, एसेट्स होगी। जो बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, अगर उनका बैटरी रिक्शा खुद का है तो वो उनकी क्या हो गया, एसेट्स हो गया। ऐसे ही हर बिजनेस में जो एक उनकी एसेट्स होती है, उनका सामान होता है, जो उनके बिजनेस में प्रॉफिट कमाने में, बिजनेस को चलाने में उनकी हेल्प करता है, वो उनकी क्या होती है, एसेट्स होती है। और कुछ ऐसा जो हमारा खुद का, जिसको इन द फ्यूचर हम कैश में कन्वर्ट कर सके। जैसे बैटरी रिक्शे वाले का खुद का बैटरी रिक्शा, उसको पैसे की नीड हुई, उसने उठा करके बैटरी रिक्शा बेचा, या कोई और बिजनेस उसके दिमाग में आया तो उसने बैटरी रिक्शा बेचा, उस कैश को अपने नए बिजनेस में लगा लिया या किसी और काम में लगा लिया। तो अगर ये बैटरी रिक्शा उसका खुद का है, तब तो इसको बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकता है। अगर खुद का नहीं है तो कैश में कन्वर्ट तो कर लेगा, लेकिन उस कैश पे उसका राइट नहीं है, उसने जिसका बैटरी रिक्शा बेच रखा है उसको पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो कुछ भी ऐसा जो इन द फ्यूचर हमें कैश दिला सके, कुछ भी हमारे बिजनेस में ऐसा जो हमारी प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करा, हमारे लिए एसेट्स है। लायबिलिटीज क्या होती हैं, जो हमें फ्यूचर में पे करनी है किसी को, वो हमारी लायबिलिटीज, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जब हम जो है मॉनेटरी फर्म में एक्सप्लेन करते हैं तो हमारी लायबिलिटीज हो जाती है। जैसे मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बताऊंगा, बैंक में जो आपका पैसा जमा है, जो आपका पैसा जमा है, जो आपका बैंक बैलेंस है, वो आपकी एसेट्स है। इन द फ्यूचर कभी भी उसको आप कैश कन्वर्ट करा सकते हो, या कैश की जगह पर उसको बैंक बैलेंस को यूज कर सकते हो। लेकिन बैंक से अगर आपने लोन पास करा रखा है तो आपकी लायबिलिटीज है, आज नहीं तो कल आपको बैंक को पे करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट, एसेट्स जो इन द फ्यूचर में पैसे दिला सके, लायबिलिटीज जिसके बदले इन द फ्यूचर में पैसे देने हैं। ऐसे अकाउंट्स में एक आता है डेटर एंड क्रेडिटर, नोट कर लीजिए, डेबिटर एंड क्रेडिटर। डेबिटर्स कौन होते हैं, जिनको हमने उधार सामान बेचा है। जैसे हमारे यहाँ मिस्टर मोहन आए, वो हमसे सामान लेकर गए, बोले भैया 5 दिन बाद आपको पेमेंट करेंगे। उनको मैंने 10,000 का उधार सामान दिया, तो 10,000 रुपए 5 दिन बाद वो हमको देंगे, तो वो हमारे लिए एज अ एसेट्स हैं, क्योंकि उनसे इन द फ्यूचर हमको पैसे मिलने हैं। वही कोई सोहन है जिनसे हमने 20,000 का उधार सामान लिया है, और मैंने उनसे कहा कि भाई 10 दिन बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। तो जिनसे हम उधार सामान लेते हैं, जिनसे बिजनेसमैन उधार सामान लेता है, वो लोग बिजनेसमैन के लिए क्रेडिटर होते हैं, और जिनको बिजनेसमैन सामान उधार देता है वो उनके डेटर्स होते हैं। डेटर्स को हिंदी में देनदार कहते हैं, मतलब इन द फ्यूचर वो बिजनेसमैन को पैसे देंगे, तो इन द फ्यूचर बिजनेसमैन को उनसे पैसे मिलेगा, तो वो एसेट्स हो गया। और इन द फ्यूचर बिजनेसमैन जिनको पैसे देने, वो हमारे लिए क्या हो गई, लायबिलिटीज हो गई। आगे धीरे धीरे और समझते रहेंगे। इन शॉर्ट में इतना समझिए कि जिनके लिए इन द फ्यूचर पैसे देने हैं वो एसेट्स है, जिनसे इन द फ्यूचर पैसे मिलने हैं वो लायबिलिटीज है। ठीक है। एसेट्स का एक और पहचान है कि भाई कुछ भी ऐसा जो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प कर रहा है हमारी, वो और लेकिन वो हमारा खुद का है, तो वो एसेट्स है। अगर हम बैटरी रिक्शा किराए पर लेके चला रहे हैं तो वो हमारा एसेट्स नहीं है, क्योंकि उसके बदले उनको हम किराया पे करेंगे। जैसे हमने दिन भर में 1,000 रुपए चला लिया, तो बैटरी रिक्शा जिसका हमने किराए पे लिया उसने भी कुछ फिक्स कर रखा होगा कि भाई मैं 400 लूंगा एक दिन का, 500 लूंगा एक दिन का, ऐसा। तो अगर हमारा खुद का कोई एसेट्स है जो हमें प्रॉफिट करने में हमारी हेल्प कर रहा है, खुद का हमारे खुद के पैसे का, तो हमारी एसेट्स है। और अगर दूसरे का लिए हैं तो ना वो एसेट्स है ना लायबिलिटीज, वो उसको एक्सपेंस करेंगे, भाई उस पर हम रेंट पे करेंगे। और कुछ भी ऐसा जो हमें फ्यूचर में किसी को पे करना, वो लायबिलिटीज। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बिजनेस स्टार्ट की एंट्री करेंगे। जैसे हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें ना, फॉर्च्यून का या मतलब जो जनरल स्टोर का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बिजनेस में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं बिजनेस में लगाना। जैसे हमारी खुद की शॉप हमने लगाई, भाई हमारा एक कमरा था घर में, सबसे आगे जो खाली पड़ा था, खाली क्या पड़ा था, उसमें हमारे गेस्ट वेस्ट आते थे, बैठते थे। लेकिन अभी हमें लग रहा है कि उस कमरे में अगर हम दुकान खोल लेते हैं तो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, गेस्ट को हम किसी और कमरे में आ जाएंगे तो बैठा लेंगे। तो हमने अपने घर का वो एक कमरा अपने बिजनेस में एक तरीके से लगा दिया।
तो वो हमारी एसेट्स होगी बिल्डिंग, या कोई प्रॉपर एक बिल्डिंग है हमारी जिसको हम रेंट पर देते थे लेकिन अब हम उसमें बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमने अपने टेनेंट से उसको खाली करा करके हमने वहां पर अपना खुद का बिजनेस डाल लिया, खुद का ऑफिस डाल दिया। तो एक तरीके से हमने अपनी बिल्डिंग को अपने बिजनेस में क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब उस बिल्डिंग में हमने कुछ फर्नीचर वगैरह बनाकर लगवाए, या हमारा खुद का पहले से था, मेज था, चेयर्स थी और हमारे जो फर्नीचर मतलब अलमारी वगैरह थी, तो वो हमने लगाया। हमने बिजनेस में कुछ कैश लगाया, हमने बिजनेस में कुछ सामान लगाया। तो हम बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ बिजनेस में लगा के स्टार्ट करते हैं। तो जो लगा के स्टार्ट करते हैं उसके लिए एंट्री जो होगी उसको हम लोग कहते हैं बिजनेस स्टार्ट विद। अभी आगे बताएंगे, कुछ लोग कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। भाई कोई ऐसा बंदा है जिसके पास कोई बिल्डिंग नहीं है पहले से ऐसी कि वो उसको लगा के बिजनेस मतलब उसमें अपना बिजनेस स्टार्ट करे, तो उसके बाद सब कुछ कैश होगा, आगे समझाएंगे इसको। ठीक, गुड्स परचेज करने और एसेट्स परचेज करने, गुड्स और एसेट्स। गुड्स, जो बिजनेसमैन जिस चीज का बिजनेस करता है वो उसके लिए गुड्स और स्टॉक होता है, और जो उसको बिजनेस को चलाने के लिए जो एक अल्टरनेट सब्सिडरी में परचेज करता है उसको एसेट्स कहते हैं। जैसे एक स्टेशनरी का दुकान वाला पेन, कॉपी, किताब ये सब खरीद के लाएगा तो इसको गुड्स में इंक्लूड करेंगे। वहीं वो बैठने वाली चेयर लेके आएगा तो एसेट्स में इंक्लूड होगा। वो कैलकुलेटर बेचने के लिए लाएगा तो वो गुड्स में इंक्लूड होगा। वही कोई स्पेशल कैलकुलेटर अपने यूज के लिए लाया तो एसेट्स में इंक्लूड होगा। वो कोई डायरी दुकान में बेचने के लिए आया तो वो गुड्स होगी, लेकिन अगर उसने कोई डायरी दुकान में अपने हिसाब को नोट करने के लिए गया तो उसका एसेट्स होगा। कंप्यूटर वगैरह रख रहा है वो उसका एसेट्स होगा। फर्नीचर वगैरह उसकी एसेट्स होंगी। उसकी दुकान में लगे फैन उसकी एसेट्स होगी। और जो चीज वो बेच रहा है अगर वो खरीदता है तो वो उसके लिए गुड्स होगा। तो यही मतलब बिजनेसमैन दो चीजें खरीदता है, एक अपना जो सामान बेच रहा है उसको खरीदता है तो उसे कहेंगे गुड्स परचेज कर रहा है, और जब वो कोई अपने बिजनेस में अपनी हेल्पिंग सपोर्टिंग कोई सामान को खरीद रहा है जो उसकी बिजनेस में हेल्प करे। भाई दिन भर खड़े खड़े सामान नहीं बेच सकता, बैठने के लिए चेयर ले आए जब कस्टमर नहीं है, ऐसे हाथ में सामान नहीं दे सकता। दुकान के एक काउंटर बना लिया जिसमें लोगों का सामान निकाल के रख देता है, फिर बिलिंग करके दे देता है। ऐसे हमेशा ओरल कैलकुलेशन करना इजी नहीं है, तो उसने कैलकुलेटर ले लिया। दिन भर गर्मी में बैठेगा नहीं तो उसने फैन लगा लिया। रात में अंधेरा हो जाने के बाद उसको लाइटिंग की जरूरत है तो उसने बल्ब खरीदा ना, तो वो ये सारी चीज उसकी एसेट्स है। ऐसे ही हम लोग गुड सोल्ड भी करते हैं, भाई जो हमने सामान लाया उसको बेचते भी है। कभी कभी एसेट्स भी सोल्ड कर देते हैं, भाई हमारी चेयर है वो हमें कंफर्ट नहीं हो रही है, पुरानी हो रही है, हमने किसी को बेच दिया सेकंड हैंड, ठीक है। या हमारा कोई मशीन है, कंप्यूटर है, अब भाई अपडेट नया वर्जन आ गया, हमने पुराना कंप्यूटर उठा करके किसी को क्या कर दिया, बेच दिया। तो ये सारी चीजें मतलब गुड्स परचेज, एसेट परचेज, गुड्स सोल्ड, एसेट सोल्ड, कैश रिसीव एंड कैश गिव एंड कैश रिसीव। बिजनेस में हम कुछ लोगों से पैसे लेते हैं, कुछ लोगों को पैसे देते हैं, उसकी एंट्री मिल जाएगी। एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस क्या होते हैं, जो हमने किसी से कोई काम कराने के लिए, किसी से कोई सर्विस लेने के लिए हमने उसको पे किया, वो हमारा एक्सपेंस होता है। जैसे हम अपने घर से बैटरी रिक्शे से मार्केट जाएं तो बैटरी रिक्शे वाले को हमने जो पे किया, उसकी सर्विस लिए उसको जो पे किया, ये हमारा एक्सपेंस है। हमारे पास खुद का कोई घर नहीं था, खुद की कोई बिल्डिंग नहीं थी बिजनेस चलाने के लिए, हमने रेंट पर किसी की बिल्डिंग ली, उस बिल्डिंग को हम यूज कर रहे हैं, उसे जब हम कभी वो हम खाली कराएगा तो हमें देना पड़ेगा, हमारी एसेट्स नहीं है, उसके बदले हम रेंट दे रहे हैं, हमारे लिए एक्सपेंस है। ऐसे ही और भी बहुत से काम है। हमने अपने यहाँ कोई वर्कर रखा है जो दुकान साफ करता है, कस्टमर्स को सामान देता है, उसको हम वेजेस देते हैं, तो वेजेस मतलब मजदूरी देते हैं, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस। हमने अपने दुकान पे कोई अकाउंटेंट रखा है जो बिलिंग विलिंग करता है, अकाउंट्स बनाता है, उसको जो पैसा दे रहा है सैलरी कहते हैं, ये हमारा एक्सपेंस है। इनकम क्या है, जो हमें किसी सर्विस को प्रोवाइड करने के बदले में मिल रहा है या कुछ वजह से मिल रहा है, ठीक है, तो हमारी इनकम हो गई। तो ऐसे एक्सपेंस पेड और इनकम रिसीव हो जाएगा। मतलब अगर कोई चीज हम पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, ये सब एक्सपेंस है। वही उल्टा मान लिया हमारी बिल्डिंग में जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं उसी के बगल 3 दुकानें और खाली हैं, एक दुकान हमने यूज कर लिया, एक हमने अपने गोडाउन के लिए यूज कर लिया, लेकिन हमारी भी 3 दुकानें और खाली। अब उन 3 दुकानों को हम रेंट पर दे दें तो जो रेंट आ रहा है ये हमारे लिए इनकम हो गया, ठीक है। ड्रॉइंग फॉर कैश एंड गुड्स, ड्रॉइंग क्या होता है, ड्रॉइंग ऑफ कैश एंड गुड्स। देखिए हर एक एक्सपेंस का एक नाम होता है। जैसे आप जो है बैटरी रिक्शे से कहीं आए गए तो उसको आप कैरेज कहोगे, भाड़ा। वहीं आप कोई बैटरी रिक्शे से कोई सामान मंगाओगे तो उसको आप कार्टेज कहोगे, भाड़ा। भाड़ा दोनों भाड़े में अंतर है। जब इंसान इधर से आया जाए तो उसको मतलब कैरेज कार्टेज सब एक ही जैसा था, सॉरी, ठीक। तो जैसे हम रेंट पे कर रहे हैं तो मतलब किसी के बिल्डिंग में अपना बिजनेस चला रहे हैं तो उसको जो पे कर रहे हैं उसे रेंट कहेंगे। ऐसे ही मतलब हर एक एक्सपेंस का एक नाम है। तो बिजनेसमैन जो है अपने बिजनेस से कभी कभी कुछ सामान अपने यूज के लिए निकालता है। एक ही हमेशा ध्यान रखिएगा, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग हैं। बिजनेसमैन जो है वो ओनर है, सॉरी बिजनेस जो है वो ओनर है और बिजनेसमैन उसका नौकर है। जैसे हम कहीं जॉब करने जाते हैं ना तो अपनी क्वालिफिकेशन लगाते हैं, ऐसे जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है ना तो रिस्क लेता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है। जब हम कहीं जॉब जाते हैं ना तो अगर हम टाइम से नहीं पहुंचते तो हमारी सैलरी कट जाती है। ऐसे बिजनेसमैन जब अपनी दुकान टाइम से नहीं पहुंचेगा, दुकान टाइम से नहीं खोलेगा तो कस्टमर लौट जाएंगे तो उसको प्रॉफिट कम होगा, तो प्रॉफिट कम होना इस तरह उसकी सैलरी कट जाना है। हम जब दुकान में बैठते हैं ना, कहीं ऑफिस में काम करते हैं पूरी ईमानदारी से करते हैं,
कुछ भी इधर उधर करेंगे, बॉस हमारा जान लेगा, हमें नौकरी से निकाल देगा। अगर हम बिजनेस के साथ बेईमानी करेंगे ना तो हमारा बिजनेस प्रॉफिट के बजाय हमें लॉस देने लगेगा। लॉस देने लगेगा तो जो हमने पैसे लगाए वो भी खत्म हो जाएंगे, एक दिन शटर बंद हो जाएगा, हम दुकान के बाहर हो जाएंगे। और भी बहुत से लॉजिक्स हैं जिसकी वजह से ये माना जाता है कि बिजनेसमैन जो है, जो बिजनेस कर रहा है वो ओनर है, लेकिन वो एक मेन ओनर बिजनेस है, बिजनेसमैन उसके अंदर में काम कर रहा है, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ईमानदारी से, पूरी मेहनत से अपने बिजनेस को रन करे। तो अगर बिजनेसमैन दुकान से कोई चीज निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसको हम लोग कहते हैं ड्रॉइंग। ड्रॉइंग दो चीज कर सकता है, एक बिजनेसमैन दुकान से पैसे निकाल सकता है, एक बिजनेसमैन दुकान से गुड्स निकाल सकता है। तो उन दोनों ड्रॉइंग की एंट्री होगी, आगे बताएंगे। कुछ स्पेशल एंट्री होती है, कुछ स्पेशल एंट्रीज होती हैं जिसमें हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे भी और उनको लर्न भी करेंगे, तो उनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इन शॉर्ट मैंने आपको बताया कि पहले तो आपका रूल क्लियर होना चाहिए, दूसरा ये एंट्रीज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टार्ट करने की, गुड्स परचेज करने की, इन सब सारी चीज की। तो चलिए हम लोग पहले जनरल एंट्री पढ़ते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद, मतलब जो कुछ भी लगा करके हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा प्रोफॉर्मा स्टार्ट होगा बिजनेस स्टार्टेड विद। इसमें मैं एक एक क्वेश्चन लिखूंगा और जनरल एंट्री आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए बेटा, पहला आप जनरल एंट्री पढ़ने जा रहे हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी करके चीजें आपको बताऊंगा ताकि आपके लिए वो इश्यू ना क्रिएट करे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, एज्यूम एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान लिया एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। देखिए जनरल एंट्री हम लोग करते हैं ना, सॉरी इसको अंडरलाइन नहीं करते, क्वेश्चन है तो हेडिंग टाइप का लगेगा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 10,000 रुपीज, ये हमारा क्वेश्चन है जनरल एंट्री का। हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं फिर उसको अच्छा एक साथ सॉल्व कराएंगे। ठीक है, फिर लिख लिया बिजनेस स्टार्टेड विद स्टॉक 20,000 एंड कैश 15,000। ठीक, फिर हमने तीसरा क्वेश्चन लिख लिया, बिजनेस स्टार्टेड विद, हमारे साथ क्वेश्चन नोट करते चलिए, तो इससे क्या होगा ना, आपका टाइम भी सेव होता रहेगा। ठीक है, जब समझाने लगेंगे तो रुक जाइएगा। बिजनेस स्टार्टेड विद फर्नीचर 30,000, मशीन 20,000 एंड स्टॉक 15,000। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग ले लेते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। भाई सब कोई बिजनेस में कैश लगा के स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए देखिए यहाँ कैश है, यहाँ कैश है। ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 12,000 बिल्डिंग 48,000। अच्छा, ये जो अमाउंट्स होती हैं एज्यूम होती हैं, नहीं आप मनी मन सोचने लगो कि 48,000 में कौन सी बिल्डिंग मिल जाती है। हम लोग एक एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, रियल अमाउंट नहीं लेके चल रहे हैं। ठीक है, रियल अमाउंट तो भाई जाहिर सी बात है ज्यादा होगी, बस एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं ना। ऐसे आपकी बुक के क्वेश्चन अभी अमाउंट जो आपको मिलेंगी थोड़ी ही मिलेंगी। चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ पर ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे, अब इनको सॉल्व करेंगे। पहला है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मतलब कोई एक पर्सन है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगा के, उसने कैश लगाया। दूसरा है बिजनेस स्टार्टेड विद स्टॉक 20,000 एंड कैश 15,000। तीसरा है बिजनेस स्टार्टेड विद
फर्नीचर 30,000, मशीन 20,000 एंड स्टॉक 50,000। फिर है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 12,000, बिल्डिंग 48,000 एंड प्लान 50,000 और स्टॉक 15,000। तो ये हमारा क्वेश्चन है। जब हम लोग जनरल एंट्री करते हैं तो जनरल एंट्री में एक हम लोग प्रोफार्मा बनाते हैं, उसमें एक प्रोफार्मा बनता है, उसमें हम लोग जनरल एंट्री करते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा इसमें, ठीक है। जनरल एंट्री का ये प्रोफार्मा है जिससे हम लोग जनरल एंट्री करने वाले हैं। मैं 2 से 3 जनरल एंट्री आपको बताऊंगा, बाकी 1-2 आप लोग घर से खुद लगाएंगे, ठीक है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो आंसर होगा उसका पहले स्क्रीनशॉट दे दूंगा, उसमें मतलब एक फोटो दे दूंगा जिससे आप लोग अपना आंसर मैच कर सकेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जनरल एंट्री का प्रोफार्मा होगा। इसमें पहला कॉलम होगा डेट। अभी हमारे क्वेश्चन में डेट नहीं है, हम ऐसा नंबरिंग करके लिख लेंगे, आगे क्वेश्चन में आपको डेट दे दूंगा। दूसरा होगा पर्टिकुलर। इस कॉलम में हम लोग जनरल एंट्री करने वाले हैं। फिर ये फोर्थ कॉलम होगा LF। अभी इसका कोई यूज नहीं, उसको लिखिए, आगे मैं बता दूंगा कि इसका क्या यूज होता है। फिर हम लोग लिखेंगे अमाउंट डेबिट। डेबिट को शॉर्ट में DR कहते हैं, डेबिट को शॉर्ट में DR कहते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे इस साइड में होगा अमाउंट, वो अमाउंट जो क्रेडिट होगी, इसको हम लोग शॉर्ट में CR कहते हैं, ठीक है। ये CR लिखा है बेटा, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। काफी छोटा प्रोफार्मा बन गया, थोड़ा समझिएगा। ये पहला है डेट, फिर है पर्टिकुलर, ठीक है, PARTICULAR, ठीक है, पर्टिकुलर। फिर है LF, फिर है अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ठीक। अब एंट्री कैसे करेंगे उसको ध्यान रखिए। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमने बिजनेस में जो कुछ भी लगा रखा उसको हम लोग डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। अब ये कैपिटल क्या होता है बेटा? बिजनेस में जो कुछ भी हम लगाते हैं ना उसको हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कैपिटल। जो कुछ बिजनेस है, हर एक पर्सन का एक नाम होता है ना, रीजन होता है उसको। वैसे ही जो कुछ बिजनेस हम लोग लगा करके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं, पूंजी कहते हैं। जैसे इसने केवल कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट किया तो उसकी कैपिटल केवल कैश है। इसने स्टॉक और कैश दोनों लगाया तो इसकी कैपिटल स्टॉक और कैश को मिक्स करके है। इसने फर्नीचर लगाया, मशीन लगाया और स्टॉक लगाया तो इसकी तीनों को मिक्स करके। तो जो कुछ भी हम बिजनेस में लगा करके बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं वो सब जो है एसेट्स होता है और वो हमारे कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब यहाँ पे जनरल एंट्री क्या होगी, थोड़ा फोकस करिएगा। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो इधर से थोड़ा सा हम लोग सटा करके लिखेंगे कैश अकाउंट। ये जो A/C लिखा है इसको अकाउंट कहते हैं और अकाउंट ऐसे ही लिखते हैं, फुल में नहीं लिखेंगे। तो कैश जो कुछ भी लगा के बिजनेस स्टार्ट करेंगे डेबिट होगा टू कैपिटल, ठीक। तो कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या होगी? बिजनेस जो कुछ भी लगा के स्टार्ट किया है उसको डेबिट करेंगे और टू कैपिटल, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। अब यहाँ पे कैश के अमाउंट, कैश के सामने लिखिए कितना है 10,000 और यही हमारे बिजनेस की हो गई कैपिटल। परेशान मत होइए, अभी कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विद स्टॉक एंड कैश। यहाँ पे दो चीजें लगा रखा है, सामान लगाया है और कैश लगाया है। तो एंट्री हो जाएगी स्टॉक अकाउंट DR और कैश लगाया है तो हो जाएगा कैश अकाउंट DR। ये DR लिखा है टू कैपिटल अकाउंट, ठीक। बिजनेस इसने केवल कैश लगा के स्टार्ट किया तो एंट्री हुई कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। यहाँ स्टॉक लगाया, कैश लगाया तो एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। स्टॉक की अमाउंट कितनी है 20,000, कैश की अमाउंट कितनी है 15,000, ठीक। अब इन दोनों को ऐड कर ली, हमारी कैपिटल इस बिजनेस की कितनी हो गई 35, ठीक। फिर थर्ड नंबर पे क्या था? बिजनेस स्टार्टेड विद फर्नीचर मशीन एंड स्टॉक। बिजनेस स्टार्टेड विद फर्नीचर मशीन एंड स्टॉक। तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, मैंने बताया जो कुछ भी लगा करके हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो डेबिट टू कैपिटल। तो एंट्री हो गई फर्नीचर अकाउंट DR, मशीन अकाउंट DR, स्टॉक अकाउंट DR टू
कैपिटल। फर्नीचर अकाउंट यार, मशीन अकाउंट यार, स्टॉक अकाउंट यार टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, फर्नीचर हमारा लगा है 30,000 का, मशीन हमारा लगा है 20,000 का, और स्टॉक हमारा लगा है 15,000 का। इन सबको ऐड कर लिया तो हमारा हो गया कैपिटल 65,000। फिर से ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ये हम लोगों ने जनरल एंट्री की है बिजनेस को स्टार्ट करने की। 5 क्वेश्चन से मैंने 2 किया है, 3 किया है, 2 आपको खुद से लगाना है। मैंने बोला बिजनेस स्टार्ट करने की ये जनरल एंट्री का पहले तो प्रोफार्मा होगा। जनरल एंट्री का प्रोफार्मा क्या होगा? पहला प्रोफार्मा होगा डेट का, मतलब जिसमें डेट लिखेंगे हमने इस क्वेश्चन में डेट नहीं दिया है तो क्वेश्चन नंबर डाल दिया 1, 2 और 3। फिर ये होगा पर्टिकुलर, यहाँ पे हम लोग जनरल एंट्री करने वाले। जनरल एंट्री हम लोग ऐसे ही करते हैं, जिसको डेबिट करते हैं उसके आगे डीआर लगाते हैं, और जिसको अगर हमने क्रेडिट किया है तो उसके आगे हम लोग 2 लगा देते हैं। ठीक है, ये जो एंट्री डेबिट हुई उसका साइन है डीआर, जिसको हम लोग क्रेडिट करते हैं उसको 2 लगा देते हैं। ठीक, फिर ये हमारा कॉलम होता है एलएफ का। अभी इसका यूज नहीं है और यूज उसका होगा भी नहीं, लेकिन इसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा। ये है जिसमें हम लोग जो डेबिट वाली अमाउंट्स हैं वो लिखते हैं, और ये है जो क्रेडिट हुआ है उसकी अमाउंट को लिखते हैं। ठीक, बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या होती है? जो कुछ भी हम लोगों ने बिजनेस में लगा करके, बिजनेस में इन्वेस्ट करके बिजनेस को स्टार्ट किया वो डेबिट होगा। जैसे कैश लगा के स्टार्ट किया तो कैश अकाउंट या टू कैपिटल तो कैश का सामने लिख दिया 10,000, यही होगी हमारी कैपिटल अमाउंट। दूसरा क्वेश्चन था बिजनेस स्टार्टेड विद स्टॉक एंड कैश, तो स्टॉक अकाउंट यार, कैश अकाउंट यार टू कैपिटल। स्टॉक को डेबिट किया, कैश को डेबिट किया, और इन दोनों को जोड़ के ये अमाउंट हो गई हमारी कैपिटल। फिर हमने फर्नीचर मशीन और स्टॉक लगा के स्टार्ट किया तो हो गया फर्नीचर अकाउंट यार, मशीन अकाउंट यार, स्टॉक अकाउंट यार टू कैपिटल। इसमें फर्नीचर के अमाउंट लिखा 30,000, मशीन के अमाउंट लिखा 20,000 और स्टॉक 15,000। इन सबको जोड़ दिया, हमारी कैपिटल कितनी होगी? 65,000। तो ये होगी बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री। जो कुछ भी हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया है। इसका क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ अलग अलग हो सकता है। कुछ में लिखा रहेगा, जैसे नाम आ जाएगा कि मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद, ठीक, या लिख दिया मोहन कमेंस्ड बिजनेस। कमेंस मतलब ये स्टार्ट करना होता है, कमेंस बिजनेस विद। तो ये आप धीरे धीरे समझ जाओगे, थोड़ा सा वर्डिंग अलग हो सकती है लेकिन एंट्री सबकी एक ही होगी। अच्छा, जनरल एंट्री का एक चीज और भी है, इसको करने का कुछ तरीका है। देखो, अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करती है। अगर प्रेजेंटेशन नहीं अच्छा है, आप सोचो कि हम केवल सवाल लगा लें, देखिए मैथ्स नहीं है, ठीक है, ये अकाउंट्स है। इसमें प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। इसमें ओवर राइटिंग ना हो, इसमें कट पिट ना हो, सबका बेसिक शुरू से ध्यान रखिए। शुरू से ध्यान रखेंगे तो आदत बनेगी, नहीं तो बाद में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपने अकाउंटिंग में एक पोस्ट सुनी होगी सीए। सीए अगर आपकी किसी भी अकाउंट में ना ओवर राइटिंग है तो उसको वो साइन नहीं करता है। फेयर चाहिए, अकाउंट में फेयरनेस बहुत ज्यादा मायने रखती है, इसलिए सब कुछ फेयर करिए, जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन अच्छा हो सके। अब जनरल एंट्री में आप पहली बार जनरल एंट्री पढ़ेंगे, इसको कैसे? अब इसको पढ़ेंगे कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। जिसको डेबिट किया उसको डीआर किया, जिसको क्रेडिट किया उसको 2 लिखा। कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। इसको पढ़ेंगे स्टॉक अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। इस एंट्री को पढ़ेंगे फर्नीचर अकाउंट डीआर, मशीन अकाउंट डीआर, स्टॉक अकाउंट डीआर टू कैपिटल। अच्छा, कोई लोग एसी एसी पढ़ने लगते हैं, कैसे पढ़ने लगते हैं? कैश एसी डीआर टू कैपिटल। तो ये एसी नहीं भैया, ये अकाउंट है, ये एसी हवा नहीं देगा, ये अकाउंट है। ये अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। फिर इसमें एक नरेशन लिखते हैं। नरेशन क्या होता है? जैसे हमने तो क्वेश्चन देख के एंट्री कर ली, लेकिन अब जो एंट्री देखेगा ना, दोबारा क्वेश्चन नहीं जाएगा चेक करने की किस चीज की एंट्री है, तो हम एक नरेशन लिखते हैं, शॉर्ट नोट। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये नरेशन एग्जाम में लिखना जरूर पड़ेगा। आप नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। लिख दो, कुछ भी लिख दो, उसमें कोई क्वेश्चन ही कॉपी कर दो, इसमें बीइंग लगा करके, बस अमाउंट ना लिखो, थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब यहाँ पे 2-3 चीजें हम सामने लिखना चाहते हैं, केवल इतना लिख दिए, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बस बहुत है। तो नरेशन का मतलब ये शॉर्ट नोट होगा। तो उम्मीद करते हैं ये जनरल एंट्री आपको समझ में आई होगी। इन दोनों जनरल एंट्री को आप करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा उस समय इन दोनों एंट्री की आपको सोल्यूशन दे दूंगा, आपके समझने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आपका एक क्रॉस चेक हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होगा तो वीडियो को फिर से देखिएगा। तभी कोई डाउट होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया, उस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनमें जो 2 क्वेश्चन बचे हैं उसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करेंगे इस वीडियो को, उन्हें बताएंगे कि हाँ, मैं इस चैनल से एंट्री पढ़ना हूं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, कैसा लगा। कोई भी कमेंट हो आप करिए। हाँ, अपने सिटी को जरूर मेंशन करिएगा कि आप किस सिटी से हमको हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और
हमें कमेंट कर रहे हैं। दूसरा हमारा एक एप्लीकेशन भी है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जिसका मैं लिंक नीचे आपको दे दूंगा, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे कि ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस आपको लगाने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी मैं अपना एक टेलीग्राम चैनल भी मैं भी बनाऊं, फिलहाल एप्लीकेशन से भी काम चलेगा, ठीक है। तो जिनको भी कोई डाउट हो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिए, बहुत जल्दी ही आपको जो है वहां पे कनेक्ट किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, अपना सपोर्ट हमें ऐसे ही देते रहें। थैंक यू।